हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज लाइन। मैं हूं शब्बीर और आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग डी ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू कोविड-19। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डी ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे कोविड-19 ने ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट किया है और डी ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखिए, जब बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, टेक्नोलॉजी शेयर करती है, बहुत सारी कंपनीज एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, टैरिफ्स काफ़ी कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, ह्यूमंस आसानी से एक से दूसरी कंट्री में आ जा सकते हैं और कैपिटल मोबिलिटी होती है। इन सारी प्रोसेस को हम मिलाकर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1970s काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 1970 के बाद काफ़ी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है चाइना। देखिए, 1974 में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी लगभग सेम थी और पर कैपिटा इनकम में इंडिया चाइना से ज़्यादा बेटर था। लेकिन जब 2017 आते आते चाइना की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई और पर कैपिटा इनकम में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया इंडिया और चाइना में। और आप जीडीपी में भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस। तो इंडिया को जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था ग्लोबलाइजेशन को, वो हम उठा नहीं पाए बिकॉज हमने रिफॉर्म्स काफ़ी लेट लाए 1991 में, और चाइना ने 1970s में ही रिफॉर्म्स ले आया था जिसमें उसने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी। इसी वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना को हुआ है और आज चाइना जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। 1970 से लेकर कि 2008 तक काफ़ी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन ग्रो किया और पीक आया इसका 2008 में। 2008 के बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो तब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई ग्लोबलाइजेशन में। उसके बाद जब वो रिकवर भी हुआ तो स्टैग्नेंट हो गया, वो उसके आगे बढ़ नहीं पाया। तो अभी तक हमारा पीक 2008 ही है, इसके बाद से वो नीचे ही जा रहा है। देखिए, डी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप 2015 में चुनाव जीत कर आए थे। उनकी पॉलिसी थी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डिफरेंट थी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि अमेरिकन फर्स्ट, बाकी सब बाद में। इसी के चलते उन्होंने चाइना के साथ बहुत ही बड़ा ट्रेड वॉर शुरू किया, जो कि एक डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाए। और डी ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि आप टैरिफ्स कम करेंगे, बट यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हैवी टैरिफ्स लगाए चाइना के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा इवेंट था। ब्रेक्सिट में देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है उनमें जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें एग्रीमेंट है कि कोई भी कंट्रीज़, हर कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए अपनी बॉर्डर ओपन रखेंगी हर तरह के बिजनेस के लिए, और कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके कोई भी जॉब या बिजनेस कर सकता है यूरोप में। इसमें से एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी ब्रिटेन का पुल आउट कर जाना एक बहुत ही बड़ा झटका है ग्लोबलाइजेशन को। और तीसरा एक और मेन रीज़न है डब्ल्यूटीओ का फेल हो जाना। देखिए, डब्ल्यूटीओ बना ही इसलिए था कि वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा सके, वर्ल्ड में ट्रेड को बढ़ा सके, टैरिफ कम कर सके, बट वो पूरी तरह से फेल हो गया, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जब उन्होंने डब्ल्यूटीओ का कुछ भी बात नहीं मानी और उन्होंने हैवी टैरिफ्स लगाता रहा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डी ग्लोबलाइजेशन का। अब हम जानेंगे कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। क्या डी ग्लोबलाइजेशन और फास्ट हो जाएगा? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि इस साल जो ओवरऑल ट्रेड है वो 13 से 32% तक डाउन जाने वाला है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ास को सस्पेंड करने का भी फैसला किया है। देखिए, H1B वीज़ास वो वीज़ास होती है जब कोई भी बाहर का नागरिक यूएसए में जाके नौकरी करना चाहता है, वहाँ पे पैसा कमाना चाहता है। तो हम ग्लोबलाइजेशन में बात करते हैं कि लेबर मोबिलिटी ईजी हो, लेकिन यहाँ पर लेबर मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके अलावा यूएसए की बहुत सारी कंपनीज चाइना से डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, चाइना से बाहर निकलना चाहती है, और जापान ने अपनी फर्म्स को एक बहुत बड़ा इंसेंटिव पैकेज भी दिया है, अराउंड $2.2 बिलियन का पैकेज दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर जो भी कंपनीज चाइना को छोड़ना चाहती है उनको हम पैसा देंगे, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा रहा है। तो ये भी एक साइन है डी ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा ट्रैवल बैन, पूरे वर्ल्ड में जो है तो ट्रैवल बैन चल रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स काफ़ी कम है। इसकी वजह से ईजी मोबिलिटी नहीं हो पा रही है लेबर्स की या फिर किसी भी आदमी की। तो ये भी एक डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ साइन है। इसके अलावा देखिए, कुवैत ने ऐसा बोला है कि हम माइग्रेंट पॉपुलेशन कम कर देंगे 30% तक। अभी कुवैत में 70% जो वर्कर्स है वो बाहर से आते हैं काम करने के लिए, लेकिन अब कुवैत बोल रहा है कि हम उनको सिर्फ 30% कट करके कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी लेबर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यानी कि ये भी एक साइन है डी ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा देखिए, इंडिया ने भी क्या किया है कि चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर अब बैन लगाना शुरू कर दिया है, बिकॉज बॉर्डर टेंशन चल रही है। तो यहाँ पर भी इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगेगा, मतलब कि व्यापार कम होगा, यानी कि ये भी एक साइन है डी ग्लोबलाइजेशन का।
इसके अलावा 300 ऐसे प्रोडक्ट सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए जिनके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा तो फिर से जो गुड्स का इजी मूवमेंट है वो कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। और पिछले साल इंडिया ने आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी पुल आउट कर लिया था, जो कि एक एग्रीमेंट होने वाला था 16 देशों के बीच में कि हम टैरिफ्स काफ़ी कम कर देंगे अपने गुड्स के ऊपर और बहुत ही इजीली गुड्स का आदान प्रदान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ से इंडिया ने पुल आउट कर लिया। सो ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। और अभी गवर्नमेंट ने एक नया अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि फिर से प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, यानी कि हम सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बाहर से कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। तो ये भी एक साइन है डी ग्लोबलाइजेशन का। सो अब हम जानेंगे कि जो डी ग्लोबलाइजेशन के इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी पर। सो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर स्लो डाउन आएगा, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है। तो जाहिर सी बात है अगर डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। इसके अलावा इफिशियंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अभी ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, तो वो बहुत ही लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करता है जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। सो वो बहुत ही सस्ते दामों पे कम वेस्टेज में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। इंडिया जैसे फार्मास्यूटिकल में बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो फार्मास्यूटिकल की काफ़ी हाई मैन्युफैक्चरिंग करता है जिससे कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन जब सभी कंट्रीज डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगी और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएगी तो कोशिश करेगी कि हर चीज़ अपने ही देश में प्रोड्यूस करे, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है उसको भी। सो उससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेस्टेज बढ़ जाएगा और इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाएगी और हमारी इफिशियंसी कम हो सकती है। इसके अलावा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को नुकसान होगा। पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सपोर्ट लेड जॉब चली जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो महंगा प्रोडक्ट होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा कम होगा, उसके ऊपर आप कोई भी बाहर की चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। इसके अलावा कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आता है। जैसे इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स गल्फ कंट्रीज़ में जाके, अमेरिका में जाके काम करते हैं, तो डी ग्लोबलाइजेशन में फिर वो इतनी आसानी से बाहर में जाके काम नहीं कर पाएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी में हर साल लगभग $78 बिलियन का रेमिटेंसेस आता है। सो वो कम हो सकता है या फिर बहुत ही कम हो सकता है, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसी इकोनॉमी हर्ट हो सकती है। इसके अलावा वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। देखिए एक बहुत ही फेमस कॉट है कि जब गुड एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस नहीं करते तो फिर सोल्जर्स करते हैं। तो जब व्यापार ही नहीं होगा तो कोई भी कंट्रीज कभी भी वॉर के लिए जा सकती है, क्योंकि उनको कोई डर नहीं रहेगा कि हमारा व्यापार पे असर पड़ेगा, कुछ भी होगा। सो इससे वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि और अगर वॉर होता है तो जाहिर सी बात है हर इकोनॉमी डाउन जाती है। सो अब हम जानेंगे कि डी ग्लोबलाइजेशन से इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन एक यंग और बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के बलबूते पर हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े ग्लोबलाइजेशन की। और बहुत सारे हमारे स्किल्ड लेबर्स बाहर चले जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग यूएसए चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। फॉर एग्जांपल नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट इंडियन हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज इंडियन हैं। तो सोचिए कि अगर ये सब लोग आज इंडिया में होते तो इंडिया कहाँ होता। सो अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो जाहिर सी बात है इनको यूएसए में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे जो हमारी स्किल्ड जनरेशन है वो इंडिया में ही काम करेगी और इंडिया को ही डेवलप करेगी। इसके अलावा जो कंपनीज चाइना को लीव कर रही है कोविड-19 के चलते, सो इंडिया इनके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। और अगर इनमें से 20% कंपनी भी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे कि बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी और इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा देखिए इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है बजाय कि एक्सपोर्ट पे। अगर एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम भी हो जाए तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना को बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो इंडिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना चाइना या दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर आएगा। और एक और चीज़ कि इंडिया का जो हमेशा ट्रेड डेफिसिट होता है, जब भी इंडिया व्यापार करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट होता है ओवरऑल।
सो अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात भी हो सकती है कि अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट भी कम होंगे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना का ट्रेड सरप्लस होता है, तो उनको नुकसान हो सकता है। सो ये सारे पॉइंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो इंडिया को एक सुपर पावर बनने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अभी इस वीडियो अगर आपको पसंद आया, आप बताइए कैसा था ये वीडियो, कमेंट में बताइए। और अगर आपके कोई और व्यूज़ है, हो सकता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर व्यक्ति के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर आपका कोई और व्यू है इस टॉपिक को लेकर तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।